नया लेक्चर शुरू करते हैं। कूलाम्स लॉ, लेक्चर नंबर 8। देखो, इसमें कूलाम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन। कूलाम्स लॉ जो है वो ऑल सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। जब मैंने आपको कूलाम्स लॉ पढ़ाया था तो उसमें मैंने 2 पॉइंट आपको नोट कराए थे। एक कहा था कि जो चार्जेस होने चाहिए वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, और दूसरा मैंने कहा था स्टेशनरी पॉइंट चार्ज होने चाहिए। मैंने कहा था नोट करो कि स्टेशनरी पॉइंट चार्ज लिखना जरूरी है कूलाम्स लॉ में। तो देखो, कूलाम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशंस, इट इज वैलिड ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। 3 कंडीशन में वैलिड होता है। पहली कंडीशंस क्या है? कूलाम्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मतलब जो चार्ज रेस्ट में रहता है उसके लिए कूलाम्स लॉ वैलिड है। कूलाम्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस। इसीलिए हमने कूलाम्स लॉ की जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने बोला था द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ये वर्ड यूज कर रहे थे, 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, है ना। दूसरा था इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। सर, ये पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? तो देखो, आपको पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट बताता हूं। पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखो, जिसमें बॉडी का जो डायमेंशन है, जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है, मतलब साइज है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, है ना, वॉल्यूम, ये जो है, ये बॉडी का जो डायमेंशन है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस के कंपेयरिंग छोटे है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहेंगे? जब ऑब्जेक्ट की जो साइज है, डायमेंशंस कह सकते हो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये जो है उस ऑब्जेक्ट द्वारा कवर की गई डिस्टेंस के कंपेयरिंग बहुत छोटे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे, क्या एरोप्लेन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है? हो सकता है कि अगर एरोप्लेन यहां से, आगरा से बॉम्बे तक ट्रेवल करके जाता है, ये आगरा से बॉम्बे तक की डिस्टेंस कवर करता है, तो इस डिस्टेंस की कंपेयरिंग इस एरोप्लेन का जो साइज है वो बहुत छोटा है, तो हम एरोप्लेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जैसे बिल्कुल सिमिलरली कि इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि जो जिस बॉडी पे चार्ज है, जैसे ये बॉडी है तो इसका साइज डायमेंशन इस बॉडी का, एक बॉडी ये रहा हमारे पास, इसका साइज, इस बॉडी की रेडियस, जैसे स्फेरिकल बॉडी बनाई है तो इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इस दोनों चार्ज के जो बीच की सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उसके कंपेयरिंग इस बॉडी का साइज, लीनियर साइज अगर बहुत छोटा है, बॉडी का लीनियर साइज बहुत छोटा है एज कंपेयरिंग जो 2 बॉडी हैं उनके बीच की सेपरेशन से, तो हम इन बॉडीज को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो इन बॉडी को हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। तो यहां यही बताया है, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, द एक्सटेंशन ऑफ चार्जेस मस्ट बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। इस बॉडी का जो साइज है और इस बॉडी का जो ये चार्ज बॉडी, ये भी चार्ज बॉडी, इसका जो साइज है, इन दोनों बॉडी के सेपरेशन की कंपेयरिंग कैसा है? बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है एज कंपेयरिंग दोनों चार्ज बॉडी के बीच की सेपरेशन के कंपेयरिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो चार्ज बॉडी हैं, ये चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी पॉइंट चार्जेस हैं। कैसे हैं? पॉइंट चार्जेस है। द इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इसी के लिए कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ चार्जेस मस्ट बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। समझ में आया आपको? अगर आप चाहो तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या कि व्हाट इज द पॉइंट चार्ज। आपसे अगर कोई पूछता है कि पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, ये पॉइंट चार्ज क्या है, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज को लिख सकते हो द लीनियर साइज of the charged body, of the charged bodies are much smaller than the distance
between charges, between them, the distance between them, the charge bodies are called point charges, are called point charges. The linear, हमने लिखा the linear size of the charge bodies are much smaller than the distance between them. Distance between them, the charge body are called point charges. ठीक है, ये point charge होता है और चार्ज होना चाहिए और पॉइंट चार्ज होना चाहिए. दैट मीन्स दो चार्ज बॉडी के बीच की, दो चार्ज बॉडी का जो लीनियर साइज है वो दोनों चार्ज बॉडी के बीच की सेपरेशन की कंपेयरिंग छोटा हो तो उस चार्ज बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट चार्जेस बोल सकते हैं. और पॉइंट चार्ज के लिए ही कूलम्ब्स लॉ ट्रू है. ठीक है, अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करा देंगे. पहले प्रॉपर सुन लीजिए कि लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में हम क्या लिखेंगे. तीसरा पॉइंट है हमारा, ये भी मैं आपको बता चुका हूं पर एक बार और बता देते हैं. द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज. यानी तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो 10 की पावर माइनस के 15 मीटर की ऑर्डर की होती है. और मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. तो जो सेपरेशन होनी चाहिए दो चार्ज पार्टिकल की जो सेपरेशन होनी चाहिए वो मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज. तभी आपका कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगा. जब दो चार्ज बॉडी के बीच की सेपरेशन 10 की पावर माइनस के 15 मीटर से ज्यादा है. जैसे एक ये चार्ज बॉडी है और एक ये चार्ज बॉडी है, पॉइंट चार्जेस हैं, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो 10 की पावर माइनस के 15 मीटर से ज्यादा है. तभी आपका कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है. जब आपका ये सेपरेशन, अगर दो चार्ज बॉडी के बीच की सेपरेशन 10 की पावर माइनस के 15 मीटर से कम हो जाती है तो फिर कौन सा फोर्स लगने लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है. और वो न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वो समझ में आया आपको ये. तो ये तीन कंडीशंस में आपका, तीन कंडीशन में, सिचुएशन में आपका क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होता है. ठीक है, ऑल सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं है. तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ पूछता है तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. पॉइंट चार्ज भी समझ में आया कैसे कहेंगे हम. पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन पूछ सकता है तो आप ये लिख सकते हो. देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन सोचते हैं. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. देखो एक क्वेश्चन लिखा मैंने इसमें. टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स. तो इंपॉर्टेंट वर्ड है कंडक्टर्स. याद है आपको पीछे मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज सरफेस पर, आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है. याद है आपको ये प्रॉपर्टी? नहीं याद हो तो पीछे पहले प्रॉपर्टी देखिए कि किसी कंडक्टर को भी चार्ज, जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो सारा चार्ज उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, ईच ऑफ रेडियस आर डिस्टेंस डी अपार्ट. तो देखो एंड सच दैट डी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2r. तो देखो दो कंडक्टर बना लो. सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं इसका हम. तो एक स्फेरिकल कंडक्टर ये बना लिया मैंने और एक स्फेरिकल कंडक्टर मैंने ये बना लिया. देखो इसका रेडियस ये हो गई r सेंटर से, इसकी रेडियस ये हो गई r सेंटर से, है ना. इसका सेंटर O हो गया, इसका सेंटर O डैश. लेकिन किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर है और इनके जो बीच की सेपरेशन है, सेंटर टू सेंटर बोलेंगे सेपरेशन को हम, ये D है. और ये D जो है स्लाइटली ग्रेटर है किससे, 2r से. देखो ये 2r से स्लाइटली ग्रेटर दिखाइए मैंने. ये r तो बीच में थोड़ा सा गैप भी दिखाया है. अगर 2r होती तो मिला देते, दोनों को टच कर देते स्फीयर को. तो स्लाइटली ग्रेटर है तो थोड़ा सा दूर कर दिया है. ठीक है, फिर कह रहा है वन हैज चार्ज प्लस के क्यू. तो इस कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दिया है और इस कंडक्टर को माइनस क्यू चार्ज दिया है. वैसे अगर ये सिंगल कंडक्टर होता है, ऐसे अगर कोई कंडक्टर यहाँ अकेला रखा है, अकेला कंडक्टर, इसके आसपास कोई अंदर कंडक्टर नहीं है, इसको चार्ज देते तो सारा चार्ज उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ऐसे ऐसे ये प्लस के क्यू चार्ज है ना.
ऐसे ही अकेला अगर यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज रखा है, एक और कंडक्टर अकेला रखा है, लेकिन अकेला है और कोई चार्ज इसके आसपास दूसरा कंडक्टर नहीं है, तो उसको अगर इसको नेगेटिव चार्ज देते तो सारा चार्ज उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसी कंडक्टर को चार्ज देते तो सारा चार्ज उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर आ जाता है। लेकिन एक बात बताओ, जब इन दोनों कंडक्टरों को हम पास पास रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। और कंडक्टर पर अट्रैक्शन होने की वजह से ये चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे, और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा ऐसे, अट्रैक्शन की वजह से। अट्रैक्शन होने की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में से अट्रैक्शन होने की वजह से ये चार्ज जो है वो इस जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे, और ये इस जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो जब हम कूलाम्स लॉ लिखते हैं तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा। तो इस पर प्लस के क्यू चार्ज है, इस पर माइनस के क्यू चार्ज है। तो देखो अभी मैं बताऊंगा आगे कि जब भी कूलाम्स लॉ लगाते हैं तो चार्ज का साइन पुट नहीं करते, चार्ज का साइन पुट नहीं करते, वो प्लस माइनस साइन ये बता रहा है कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अगर एक प्लस का है दूसरा भी प्लस का है तो उनके बीच में रिपल्सन है, एक प्लस का एक माइनस का है तो उनके बीच में अट्रैक्शन है। तो ये प्लस माइनस साइन ये बताता है डायरेक्शन को, इसलिए चार्ज का साइन पुट नहीं करते हैं। तो Q × Q और अपॉन इन दोनों चार्ज के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन। तो ये तो इन दोनों चार्ज के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन क्या D है भाई? इन दोनों चार्ज जो चार्ज है वो तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे सरफेस पर, इस जगह पर ऐसे कह सकते हो आप, ऐसे है ना। तो ये सेपरेशन आएगी ये वाली D नहीं आएगी, तो D डैश का स्क्वायर। अब ये बताओ, ये D उसने पूछा है विल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बी एग्जैक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q² D²। वो कह रहा है कि क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, दोनों चार्ज पार्टिकल, दोनों स्फीयर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, क्या वो इसके इक्वल होगा? Q × Q ओवर D², इसके इक्वल होगा? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हम जो सेपरेशन लिखते हैं यहाँ पे वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच के सेपरेशन लिखते हैं। ठीक है, और ये जो चार्ज जो है कंडक्टर पर वो आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो चार्ज यहां आ गया है और ये चार्ज यहां आ गया है, तो जो सेपरेशन है चार्ज टू चार्ज लिखते हैं जो कि D डैश है। तो इन दोनों के बीच में जो एग्जैक्टली फोर्स होगा वो इतना होना चाहिए, इसे F डैश मान लेते हैं, है ना। एग्जैक्टली इतना होना चाहिए, D डैश का स्क्वायर करेंगे तो ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से ज्यादा है कम है? बताओ, ये जो फोर्स है तो D ज्यादा है D डैश, तो D डैश ज्यादा है D से, और D डैश ज्यादा हो तो ये फोर्स ज्यादा होगा, है क्या नहीं। तो ये फोर्स किससे ज्यादा हुआ? F से। भाई D डैश ज्यादा है D, तो D डैश ज्यादा, D डैश ज्यादा, सॉरी D डैश कम, D ज्यादा D डैश कम, उल्टा लिख दिया सॉरी, D डैश कम है ना, और D डैश कम है, तो D डैश कम होगा तो ये वाला फोर्स कैसा होगा? ज्यादा होगा, और ये वाला फोर्स कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि यहां D ज्यादा तो फोर्स कम, और D डैश कम तो फोर्स ज्यादा। तो ये जो फोर्स, वैसे दोनों चार्ज बॉडी के बीच में ये तो फोर्स लग रहा है कि ये लग रहा है, ये लग रहा है, और ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से कैसा है? ज्यादा है। तो लिख दो F डैश बहुत ज्यादा है किससे? F से। और F डैश अगर F से ज्यादा है तो F डैश, F की वैल्यू कितनी है? इतनी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q² ओवर D²। तो हम लिख देंगे कि इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q² D² से ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं लगेगा। पहली बात, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट करेंगे? ये जो है आपके जो चार्जेस हैं, क्या पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर रहे हैं? क्या दोनों चार्ज के जो बीच की सेपरेशन है उसके कंपेयरिंग बॉडी का जो साइज है वो बहुत ज्यादा है? बॉडी का साइज बहुत कम है सेपरेशन के कंपेयरिंग। भाई पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं? जब बॉडी का जो साइज होता है वो दोनों चार्ज बॉडी की कंपेयरिंग बहुत ही कैसा हो? छोटा हो, साइज छोटा हो, दोनों बॉडी के बीच की सेपरेशन के कंपेयरिंग। तो क्या ऐसा है यहां पे? तो नहीं है, और नहीं है तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, और पॉइंट चार्ज नहीं है तभी तो एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं आ रही है आपकी,
उससे कैसी आ रही है, ज्यादा आ रही है। क्लियर हुआ, समझ में आया? थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, कुछ नहीं है, इजी है। समझ में आया आपको? ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट। देखो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है वो देखते हैं। तो देखो पहले मैं लिख लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to principle of superposition, the net force on a charge particle due to number of charges will be equal to vector sum of force applied by individual charge particles। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको समझ लेते हैं। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ऑन a charge particle due to number of charges, मतलब बहुत सारे चार्जेस, will be equal to the vector sum। ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर सम, ये नहीं लिखा, गलत हो जाएगा। वेक्टर सम ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल्स। मतलब समझ लेते हैं कि जैसे मेरे पास यहां एक चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है, यहां पर एक स्मॉल q1 चार्ज रखा है, यहां पर एक q2 चार्ज रखा है, यहां पर एक q3 चार्ज रखा है, यहां पे एक q4 चार्ज रखा है। ऐसे बहुत सारे चार्ज रख सकते हो। मैंने कितने चार्ज पार्टिकल रखे हैं, इस पॉइंट चार्ज कह रहा हूं, 4 पार्टिकल रख लिए, है ना, नंबर ऑफ चार्जेस, तो मैंने 4 रख दिए, और भी रख सकते हो बहुत सारे। तो देखो ये q1 चार्ज इस कैपिटल Q पर फोर्स लगाएगा। अगर हम लिखें, अगर इनके बीच की सेपरेशन R1 होती तो हम क्या लिखते, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q1। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q, इस पर फोर्स निकालना, ये q1 इस कैपिटल Q पर फोर्स लगा रहा है, तो F1 कह लेते हैं, 1/4πε0। इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करते, q1 ऐसे, q1q, और इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन कितनी है, R1 का स्क्वायर ऐसे। और ये चार्ज किस पर फोर्स लगा रहा है, कैपिटल Q पर, तो q1 कैपिटल Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा। भाई ये पॉजिटिव चार्ज मान लिया, चलो एक चार्ज नेगेटिव भी मान लेते हैं, ये माइनस का मान लिया, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा, तो ये फोर्स लाइन जॉइनिंग कर रहा हूं, इसने ये रिपेल कर दिया ऐसे, इसने ये रिपेल कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे। लेकिन हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर सम फॉर्म में। तो अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे इसे हम, बस मैं आपको मतलब बताता हूं, समझ में आया आपको। देखो आ चार्ज पार्टिकल, तो ये इस पर फोर्स लगा दिया, इसने इधर की तरफ रिपेल करेगा ना, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, लाइन जॉइनिंग का लॉन्ग लगेगा। ऐसे ही कैपिटल Q चार्ज, ये वाला कैपिटल Q चार्ज, ये वाला, ये Q2 चार्ज, ये जो Q2 चार्ज है, ये Q2 पॉइंट चार्ज है, ये Q2 पॉइंट चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, और ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ऐसे, ये F2, Q2 ने लगाया इसलिए F2 लिख लिया। ये Q3 क्या करेगा, इस चार्ज को, Q3 इस कैपिटल Q पर फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, तो लगाएगा। तो माइनस के Q3 इस कैपिटल Q पर फोर्स कैसे लगाएगा, अट्रैक्टिव है रिपल्सिव,
तो ये अट्रैक्टिव लगाएगा। ये माइनस के Q3 चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, देख ऐसे F3 है ना। एक यहां रखा था आपका Q4 चार्ज, ये Q4 चार्ज भी इस कैपिटल Q पर फोर्स लगाएगा। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कैसे लगाएगा, रिपेल करेगा, ये F4। इन सबको वेक्टर फॉर्म में लिख दें ऐसे। तो इस कैपिटल Q पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ इस कैपिटल Q पर कितने, इसके चारों तरफ कितने चार्ज रखे हैं, एक Q1 रखा है, एक Q2, एक माइनस के Q3, एक Q4, इन सब ने इस पर फोर्स लगा दिया। तो यही तो है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। तो किस पर नेट फोर्स निकाल रहे हैं हम, नेट फोर्स किस पर निकाल रहे हैं, आ चार्ज पार्टिकल में कौन सा है, कैपिटल Q। तो यहां लिखें नेट फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस कौन से हैं, Q1, Q2, माइनस के Q3, माइनस Q4, इन सब की वजह से नेट फोर्स लिख रहे हैं ये, है ना, विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल। तो इस Q1 ने इस कैपिटल Q पर फोर्स लगाया है F1, Q2 ने कैपिटल Q पर फोर्स लगाया है F2, माइनस के Q3 ने कैपिटल Q पर फोर्स लगाया F3 वेक्टर, और Q4 ने लगाया ये। इन सब के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। लेकिन इसको मत भूलना कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसको किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर सम के, ठीक है ना, वेक्टर सम के यूकर होता है। तो यही प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल। तो लिख दिया, कोई नया नहीं है ये। जरा सोचो, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है, ये B वेक्टर है ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, टोटल वेक्टर निकालना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हम R वेक्टर बोलते हैं। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है किसका, A वेक्टर और B वेक्टर का। तो R वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, A वेक्टर प्लस B वेक्टर लिखते हैं क्या नहीं। R वेक्टर किसका रिजल्टेंट है, A वेक्टर और B वेक्टर का। या F वेक्टर किसका रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स का हो, नेट फोर्स का हो, किसका, इन सभी फोर्सेस का, F1, F2, F3, F4, तो सबका रिजल्टेंट फोर्स करके नहीं, इन सबको इंडिविजुअली वेक्टर्स फॉर्म में लिख के रिजल्टेंट फोर्स लिख दो, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गए, ठीक है। तो ये सेंटेंस है बस सिंपल सा सॉर्ट को। लेकिन बस इंपॉर्टेंट इसमें कभी भी आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा रहे हो तो ये सब वेक्टर फॉर्म में ही लिख सकते हो, विदाउट वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेक्टर सम के इक्वल होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आया, ठीक है। आगे हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे पॉइंट पढ़ते हैं, इसी में पढ़ रहे हैं, आगे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसके बाद देखो, मैं आपको ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको 4 रूल बता रहा हूं। ये 4 रूल आप अच्छी तरीके से पढ़ना, ये वेक्टर में पढ़ाते हैं हम, अच्छी तरीके से पढ़ना, सारा चैप्टर, सारे न्यूमेरिकल इन्हीं 4 रूल पर से कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। जरा समझें। रूल नंबर 1, मैं यहां से शुरू करता हूं, एक साथ ही लिख जाए सारे। रूल नंबर 1, ये बताओ, जब एक पॉइंट P पर मान लो कि 2 फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और एक F2, और उनके बीच में टेल टू टेल एंगल कितना है, थीटा है ना। हमेशा 2 वेक्टरों के बीच में जो एंगल मेजर करते हैं, या तो टेल और टेल मेजर करते हैं, टेल टू टेल मेजर करते हैं, या फिर हेड टू हेड करते हैं, टेल हेड कभी मेजर नहीं करते, है ना। तो यहां देखो थीटा इस F1 वेक्टर के टेल और F2 वेक्टर के टेल के बीच में है, तो टेल टू टेल मेजर करते हैं 2 वेक्टरों के बीच के एंगल को। तो थीटा का नाम क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन F1 एंड F2। इस पॉइंट P पर ये 2 फोर्स लग रहे हैं। ये रूल जो है वैलिड है ओनली फॉर वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो रूल है ये वैलिड ओनली फॉर वेक्टर क्वांटिटी।
जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं सबके लिए ये रूल वैलिड है। ऐसा नहीं है कि ये रूल जो है केवल फोर्स के लिए है। फॉर ऑल जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी सबके लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, रूल क्या है सर? रूल ये है कि अगर एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्सों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म तो लिख ही नहीं रहे, देखो वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहे, एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड दिखाया है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, और थीटा इन दोनों फोर्सों के बीच में क्या है? एंगल है। अब बताओ इस पॉइंट पी पर कितना नेट फोर्स लगेगा? एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे थे, एक F1 एक F2, और उनके बीच में थीटा एंगल था, तो किसी एंगल से लग रहे हैं। तो बताओ इन दोनों फोर्स की वजह से पी पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा? इन दोनों फोर्सों का पी पॉइंट पर कितना नेट फोर्स होगा? तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एट पॉइंट P, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एट पॉइंट P, F इज इक्वल टू रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये ध्यान रखना, यहां क्या लिखा है हमने? F1, यहां क्या लिखा है? F2। तो जो भी दो क्वांटिटी यहां लिखते हैं उन्हीं के बीच में एंगल आता है, यहां पे एंगल बिटवीन F1 एंड F2। अगर F1 और F3 लिखा होता, अगर हम F1 F3 का नेट फोर्स निकाल रहे होते तो F1 और F3 का नेट फोर्स निकाल ले तो यहाँ F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर लिखते, लेकिन यहाँ पे टेल टू टेल एंगल होना चाहिए, टेल टू टेल ही मेजर करते हैं हम, हेड टू हेड भी करते हैं लेकिन टेल टू टेल करेंगे हमेशा हम। ठीक है, ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन कितनी होगी? डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स जान, तो कभी भी नेट फोर्स की डायरेक्शन पूछे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक पैराग्राम कंप्लीट करेंगे। एक पैराग्राम कंप्लीट कर लीजिए आप, ये देखो मैंने पैराग्राम कंप्लीट कर लिया, और इसके डायगोनल से आप नेट फोर्स की डायरेक्शन दिखा दीजिए। ये थीटा था F1 F2 के बीच में एंगल, डायगोनल से पहले पैराग्राम कंप्लीट करिए और पैराग्राम कंप्लीट करके डायगोनल से नेट फोर्स की डायरेक्शन दिखा दीजिए। अब इस नेट फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें ये एंगल निकालना पड़ता है, ये वाला अल्फा। ये अल्फा जो है यही डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर कभी भी आपसे क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन पूछ रहा है नेट फोर्स की, तो इस एंगल को निकाल दीजिए, ये एंगल ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। क्या सर? ये एंगल का नाम पर कॉन्सेंट्रेट करना, नेम पर कॉन्सेंट्रेट करना कि अल्फा किनके बिटवीन एंगल है। ऐसे यहां पर हम कौन से दो फोर्स के बीच में एंगल लिखते हैं, ये थीटा का नेम क्या है? नेम पर कॉन्सेंट्रेट करिए। अल्फा का नेम है यहां पर एंगल बिटवीन नेट फोर्स, नेट फोर्स F माना है यहां पर नेट फोर्स, एंड एनी वन फोर्स जिनके बीच में हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं, जिनका रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं, F1 F2 का रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं, तो F1 F2 में से किसी के बीच में नेट फोर्स और F1 F2 में से किसी के बीच में, तो देखो F और F1 के बीच में देख रहे हैं हम, किसके बीच में देख रहे हैं? F और F1 के बीच में एंगल बिटवीन नेट फोर्स F एंड एनी वन फोर्स। एनी वन में से F1 भी लिख सकते हो, F और F2 के बीच में भी एंगल अल्फा मान सकते हो, और F और F1 के बीच में मान सकते हो। मैंने F1 के बीच में मान लिया है, ठीक है, अल्फा। इसका फॉर्मूला हमने tan अल्फा इज इक्वल टू, ये देखो हमने 11th में याद किया था, ये साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा। यहाँ थीटा का नाम यही है, F1 F2 के बीच का एंगल। यहां हम नेट फोर्स किसका निकाल रहे हैं? F1 F2 का नेट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो F1 F2 के बीच का एंगल आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये ऐसे आता है, ये खाली जगह, ये भी खाली जगह, और ये भी खाली जगह, एम्प्टी स्पेस है ना, ऐसे। इस एम्प्टी स्पेस को फिल कैसे करते हैं? tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां पर और यहां पर, दैट मीन साइन और कॉस के साथ अल्फा के सामने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड आता है। तो अल्फा के ये अल्फा है, अल्फा के सामने वाला यही तो साइड हो गई, अल्फा के सामने वाला ये, तो ये कितना F2, तो ये वाला भी कितना होगा F2। पैराग्राम के आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो अल्फा के सामने वाले वेक्टर के
का मैग्नीट्यूड आता है यहाँ पे, तो अल्फा के सामने वाला वेक्टर मैग्नीट्यूड कौन है, F2, तो यहाँ F2 आएगा, यहाँ पे भी F2 आएगा, यहाँ F1 आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अगर रूल नंबर 1 है कि एक पॉइंट पर अगर दो फोर्स लग रहे हैं, एक पॉइंट P है उस पर दो फोर्स लग रहे हैं F1 F2, उनका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछे तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम कि नेट फोर्स कितना लग रहा है P पॉइंट पर, तो इतना लग रहा है, और डायरेक्शन पूछता है तो अल्फा निकाल लेंगे। तो देखो अगर अल्फा चेंज होता है F1, ये F1 है ना, और ये आपका F है, अगर ये अल्फा है, अगर इस अल्फा को मैं चेंज करूं F1 तो ऐसे ही रहेगा, अगर अल्फा की ये 30 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री हो जाए ये अल्फा की वैल्यू, तो देखो इस एंगल के चेंज होने से क्या F रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुई, चेंज हुई है। समझ में आया आपको? तो ये जो अल्फा है, अगर हमें ये बात मालूम पड़ जाए कि F1 से कितना एंगल बना रहा है, तो इस एंगल से हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में जानकारी आ जाती है। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स F1 से अल्फा एंगल बनाते हुए उसकी डायरेक्शन होगी। ये जो रूल है ये कोई नया रूल थोड़ी है कि ये हमने नया रूल पढ़ लिया। आपने देखो वेक्टर में ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, R इज इक्वल टू, पहले आप लिखते थे ऐसे कि दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ऐसे लिखते थे ये A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है, और इनके बीच में थीटा एंगल है, और पैरेललोग्राम बना लेते थे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा हुआ आपने 11th में, ये R वेक्टर है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखते तो ये लिखते थे रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर A और वेक्टर का और B वेक्टर का। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखते थे तो R इज इक्वल टू आप लिखते थे, देखो ऐसे ही A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। R वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब नेट वेक्टर, रिजल्टेंट नेट टोटल एक ही वर्ड होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया ये फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर का A और B का रिजल्टेंट है ये, तो रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, थीटा A और B के बीच में एंगल है। और ऐसे ही अगर इसकी डायरेक्शन निकालते थे तो हम अल्फा tan अल्फा लिखते थे, फिर हम tan अल्फा इज इक्वल टू इसमें लिखते थे डायरेक्शन के लिए हम tan अल्फा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, अल्फा के सामने वाला ये है और ये है तो B आएगा यहाँ पे, ये B यहाँ पे B, ये A। ऐसे फॉर्मूले आपने 11th में डेराइव करते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम करके आता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन करके आता है, तो ये हमने प्रूव किया होता है, वही तो लिखा है यार, कुछ अलग थोड़ी है कुछ। ठीक है, बस मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूं आपको। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अगर कभी भी एक पॉइंट पर दो फोर्स लगे और उनके बीच में थीटा एंगल हो और F1 F2 बराबर नहीं हो तो ये केस हो गया। लेकिन अगर रूल नंबर 2 जाए हम, रूल 2 है ना, मैंने रूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट लगाएंगे हम वहां पे। ठीक है, जैसे एक पॉइंट P है, इस पर फिर दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2 और उनके बीच में थीटा एंगल है, बट अब F1 और F2 इक्वल है। अब F1 F2 कैसे हैं, इक्वल है। देखो यहाँ F1 F2 इक्वल नहीं थे, यहाँ पे भी P पॉइंट में जो फोर्स लग रहे हैं F1 F2 वो कितने एंगल से लग रहे हैं, थीटा एंगल है उनके बीच में, सेम टू सेम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स तो इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूले में रख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स निकल आएगा। लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर की रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताऊं यहां पर, तो पैरेललोग्राम बनाएंगे हम। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो डायगोनल से पास होता है, आपका रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो डायगोनल से, ये थीटा F1 F2 के बीच में एंगल, और इसे अल्फा बोलते थे डायरेक्शन। यहां पे अल्फा की वैल्यू होगी वो θ/2 होगी, दैट मीन्स रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो F1 F2 के बीच में बनने वाले थीटा एंगल को बाइसेक्ट करते हुए पास होगा। F1 F2 के बीच में थीटा एंगल बना, इसको बाइसेक्ट करते हुए आपका रिजल्टेंट पास आउट होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब F1 F2 इक्वल होंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो, देखो ये इतना ही करना है हमें, अगर प्रूव करना चाहो तो इसे प्रूव भी कर सकते हो आप। ठीक है, देखो देख लेते हैं। एक बात, अगर इसमें फॉर्मूला लगाए हैं हम tan अल्फा इज इक्वल टू, तो यहां क्या लिखते हैं हम sin थीटा, प्लस यहां क्या लिखते हैं cos थीटा। अल्फा के सामने वाला ये, तो अल्फा के सामने कौन है, यहाँ F2, यहाँ पे भी F2, यहाँ क्या आएगा, बच गया जो यहाँ साइन और कॉस के साथ अल्फा के सामने वाला आता है और जो बच जाता है वो यहाँ लिख लेते हैं, तो F1। अब देखो ये
F1 F2 बराबर है ना इस कंडीशन में, इसमें तो बराबर नहीं थे, इसमें बराबर है। अगर इक्वल है F1 F2 तो यहाँ पुट कर दो आप tan अल्फा F2 साइन थीटा और F2 प्लस F2 कॉस थीटा। ऐसे F1 की जगह पर आपने F2 पुट कर दिया, नीचे से F2 कॉमन ले लो तो F2 साइन थीटा और F2 कॉमन ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा, F2 से F2 कट गया। ठीक है, अब देखो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, तो मैं देखो उन फॉर्मूलों को यहां लिख देता हूं पहले, ठीक है, फिर मैं मिटा दूंगा उनको, लेकिन ये फॉर्मूले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो जो बच्चे मैथमेटिक्स के होते हैं उनको तो ये 100% याद होते हैं, लेकिन जो बच्चे बायोलॉजी के होते हैं उनके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे बायोलॉजी के हैं वो एक पेज पर, एक पेज पर्टिकुलर पेज बना लो, डायरी बना लो, किताब बुक है उस बुक के एक पेज पर कहीं पे भी लिख दो, एक जगह पर लिखो जितने भी फिजिक्स में मैथमेटिक्स के फॉर्मूले यूज हों उन सबको एक पेज पर लिखते चले जाओ ध्यान से। जब वो आप एक पेज पर लिखते चले जाओगे तो जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे या बीच में कभी भी उस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से उन्हें याद कर लो, बस यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं। तो जरा समझे, तो साइन थीटा, तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम याद करते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर देखो यहां साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा का हाफ आएगा यहां थीटा और थीटा, ये फॉर्मूला हो गया एक। देखो इसको ऐसे भी समझ लो, अगर साइन थीटा होता तो यहाँ 2 थीटा था, यहाँ थीटा हो गया। इसको भी अगर हम आगे खोलना चाहें तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ 2 थीटा का हाफ आया था थीटा थीटा, यहाँ थीटा तो थीटा का आधा कर दिया थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, बाकी का सब सेम है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, साइन साइन कॉस कॉस, 2 थीटा तो 2 थीटा का हाफ थीटा थीटा, थीटा तो थीटा का हाफ। अगर ऐसे होता साइन थीटा बाई 2, इसे भी अगर हम आगे ओपन करना चाहें तो 2 साइन थीटा बाई 2 का आधा थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4। मतलब समझ में आया। तो हम एक ही फॉर्मूला लर्न करते हैं ये वाला, ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया भाई ट्रिग्नोमेट्री का, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा आपको बताएं कॉस 2 थीटा। वैसे तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको 2 बताता हूं। एक होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक। दूसरा इसी का बी जो है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। ये 2 फॉर्मूले हैं, इसमें भी यही कंसेप्ट लगा सकते हो। जैसे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू लिख रहे हैं हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी कॉस 2 थीटा है तो 2 थीटा का आधा आया है, अगर यहाँ पे कॉस थीटा कर देते तो इसका आधा हो जाता है। ऐसे कुछ समझ में आया? सेम कंसेप्ट जो ऊपर बताया मैंने आपको। तो ये 3 फॉर्मूले आपको कम से कम अभी ये बहुत यूज होंगे बेटा फिजिक्स में, और इसी चैप्टर में यूज हो जाएंगे कई जगह पर ये वाले, ठीक है। हाल फिलहाल यही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? ये आया? तो देखो यहां पर हम इस फॉर्मूले को अब यूज कर रहे हैं, आप इसे नोट कर लेना फटाफट, मैं मिटा रहा हूं इसे, ठीक है। आप नोट कर सकते हो पीछे की जाके, नहीं वीडियो में आप नोट कर दो इसे, कॉपी में हटा दिया। आगे साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर देखो 1 के साथ कभी भी कॉस थीटा आता है, तो हम इन दोनों फॉर्मूलों में से मैंने कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले बताए, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें सर? तो जानते हो कभी भी 1 के साथ कॉस थीटा आए और हम ये वाले फॉर्मूले लगाने की सोचें तो हम ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिससे ये 1 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। हम ऐसा लगाएंगे फॉर्मूला जिससे जो 1 है इसकी कॉस थीटा के साथ ये कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल करने के लिए माइनस में होना चाहिए, तो माइनस में होना चाहिए, तो हम ये वाला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इस 1 से देखो ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 1 से 1 कैंसिल हो गया और 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये कॉस थीटा बाई 2 से एक पावर कैंसिल हो गई। तो tan अल्फा जो आया ऊपर आया साइन थीटा बाई 2 और नीचे आया कॉस थीटा बाई 2। इसे आप लिख सकते हो tan थीटा बाई 2, tan से tan कट गया तो अल्फा बराबर आ गया थीटा बाई 2। देखो ये, ठीक है। ये प्रूव नहीं करना आपको, बस समझाने के लिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैंने ये प्रूव कर दिया। अब डायरेक्टली ध्यान रखना है इसको बेटा, ठीक है।
आपको ये प्रूफ नहीं करना है, मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें कभी भी अगर एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं और उनके मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उनका जो डायरेक्शन जो होगी वो दोनों फोर्स के जो एंगल है थीटा उसके बाइसेक्ट से जाएगा। अगर थीटा 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट 30 डिग्री से पास हो जाएगा, 90 डिग्री है तो 45 डिग्री से पास हो जाएगा रिजल्टेंट उनके बीच में से, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो फिर हमें निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ये दो रूल समझ में आए, ठीक है। तीसरे के रूल की बात कर रहे हैं, थर्ड रूल कि एक पॉइंट P पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और एक F2, ठीक है। और दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, सेम। देखो हम यहाँ पे दो चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन क्या है नेट फोर्स की। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ऐसे यहां पर एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं F1 F2, दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है ना। तो ये तो दोनों फोर्स की अगर डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। भाई F1 F2 के बीच में एंगल ऐसे तो बना रहे थे, ये F1 था आपका, ये F2 था आपका ऐसे, और उनके बीच में ये एंगल था थीटा। अगर F2 की डायरेक्शन F1 की डायरेक्शन में करें तो इस F2 को आप ऐसे करोगे तो थीटा घट रहा है, और जैसे ये ऐसे आया तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। और थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो देखो यहां पर आप थीटा 0 डिग्री पुट कर दो। ये मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स निकालने के लिए जब आप पुट करोगे तो नेट फोर्स एट पॉइंट P ये निकालोगे आप तो F रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, P पॉइंट पर कितना नेट फोर्स लग रहा है ये तो निकालना है हमें। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 0 डिग्री। और cos 0 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 0 की वैल्यू होती है +1। तो जब +1 अगर वहां पे हम रख दें तो cos 0 की वैल्यू +1 रख दिया हमने तो ये तो गया, और ये किसका होल स्क्वायर हो गया, रूट के अंदर F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर हो गया। ये देखो F, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू आया F1 प्लस F2, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ये सब नहीं करूंगा मैं नेट फोर्स एट पॉइंट P डायरेक्ट लिख दूंगा, कितना F बराबर कितना F1 प्लस F2। वेक्टर नहीं है इनमें, किसी के भी ऊपर वेक्टर नहीं लगाया मैं, देख लो विदाउट वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूं, ओनली मैग्नीट्यूड। नेट फोर्स एट पॉइंट P, अगर एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं और नेट फोर्स पूछे और उनकी डायरेक्शन सेम हो तो नेट फोर्स पूछे तो सिंपली ऐड कर दो, डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर दो, किसी एंगल से है F1 F2 किसी एंगल से तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। इस नेट फोर्स की डायरेक्शन के बारे में और बता दो, तो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो F1 F2 जैसी होगी, जैसे ये नेट फोर्स की डायरेक्शन दिखा दी, जो डायरेक्शन F1 F2 की है वही डायरेक्शन नेट फोर्स की होगी, ठीक है। ये नेट फोर्स की डायरेक्शन पे भी ध्यान देना, F1 F2 की डायरेक्शन ये है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी ऐसी ही होगी, और वैल्यू कितनी होगी F1 प्लस F2। लेकिन ये वैल्यू तभी है जब F1 F2 की डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं। ये रूल नंबर 3। लास्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। अगर एक पॉइंट P पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है F1 और एक लग रहा है F2, तो देखो किसी वेक्टर की लेंथ तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, तो इसमें किस वेक्टर की लेंथ हमने ज्यादा दिखाई है, F1 वेक्टर की या F2 वेक्टर की, तो F1 वेक्टर की लेंथ ज्यादा दिखाई है, इसका मतलब F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है किससे, F2 से। तो यहां पर F1 बड़ा है F2 से, और ये तो थीटा कितना है यहाँ पे, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 कितना है, 180 डिग्री। टेल टू टेल देखते हैं कितना एंगल है, 180 डिग्री। अगर आप ऐसे बनाते थे, ये F1 है और ये F2 है, ये P पॉइंट है, ये थीटा था ये वाला। अगर आपको थीटा F1 F2 की डायरेक्शन अपोजिट करें तो इस थीटा को आप F2 को ऐसे तो घुमाना पड़ेगा ऐसे, और जैसे ऐसे घूमेगा तो थीटा कितना बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, जैसे अपोजिट होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कुछ समझ में आया, तो थीटा 180 डिग्री ऐसे। और जब इसी फॉर्मूले में अगर थीटा 180 रख दें तो cos 180 की वैल्यू कितनी, -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और जैसे ही माइनस आया तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट गया तो नेट फोर्स कितना आया, नेट फोर्स एट पॉइंट P
वो आएगा F1 बड़ा है तो F1 में से F2 घटा देंगे। सर ये घटाया क्यों, समझ में आया? अरे घटाया नहीं, इस फॉर्मूले का यूज करो, थीटा बराबर 180 रखो, cos 180 की वैल्यू -1 तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट गया, F बराबर कितना, रूट के अंदर F1 माइनस F2। तो जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं और उनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं और उनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, और नेट फोर्स पूछे तो हम नेट फोर्स क्या कर देंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। नेट फोर्स की डायरेक्शन पर ध्यान दें, तो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो F1 जैसी, हमेशा F1 जैसी नहीं, F1 बड़ा है तो F1 जैसी, F2 बड़ा है तो F2 जैसी। भाई F1 में से F2 घटा दोगे, F1 बड़ा है, F1 में से F2 घटा दोगे तो जो वैल्यू बचेगी वो F1 की बचेगी, और जो वैल्यू बचेगी वही तो F होगा, और बचेगा F, तो F की डायरेक्शन F1 जैसी। ठीक है, तो जरा समझ लीजिए, चार रूल हम डायरेक्टली यूज करेंगे। क्या, कैसे यूज करेंगे? सेम डायरेक्शन आए, एक पॉइंट पर दो फोर्स, उनकी डायरेक्शन सेम, बताओ नेट फोर्स कितना हुआ, F1 प्लस F2, डायरेक्शन बताओ F1 F2 जैसी। अगर एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्सों की डायरेक्शन अपोजिट है, F1 बड़ा है F2 से, नेट फोर्स बताओ, तो F1 नेट फोर्स F1 माइनस F2, नेट फोर्स की डायरेक्शन बताओ F1 जैसी। एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, किसी एंगल से लग रहे हैं, उनके बीच में कितना एंगल है, थीटा, उनके बीच में कितना एंगल है, थीटा, उनके बीच में कितना एंगल है, थीटा, और थीटा है, नेट फोर्स पूछे तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एट पॉइंट P F इज इक्वल टू रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का नेट फोर्स। अगर एंगल से लग रहे हो तो नेट फोर्स का ये फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्शन पूछे तो ये लगा दो, F1 F2 बराबर हो, किसी एंगल से ही लग रहे हैं तो नेट फोर्स की वैल्यू पूछे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, थीटा किसी एंगल से तो फॉर्मूला लगाओ, सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी एंगल से है तो फॉर्मूला लगा दो, और F1 F2 बराबर है तो रिजल्टेंट जो पास होगा वो थीटा बाई 2 से पास होगा, बाइसेक्टर से पास होगा। ठीक है, ये चार रूल अगर आपको आते हैं तभी आप कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल सीख पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं, पहले ये चार रूल अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखो, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं आपको, पहले पॉइंटों पर कॉन्सेंट्रेट करिए, अब न्यूमेरिकल बताएंगे आपको सारे। ठीक है, पहले एक पॉइंट सुनिए, जैसे दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है ना, ये एक माइनस के पॉइंट चार्ज है, और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है ना। हमसे पूछा उसने फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हो, ऑन माइनस के Q2 ड्यू टू Q1। ये फाइंड आउट करो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन माइनस के Q2 ड्यू टू Q1। तो हमसे इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है माइनस के Q2 पर, किसकी वजह से पूछ रहा है, Q1 की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन माइनस के Q2 ड्यू टू Q1, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कूलॉम्स लॉ लगा रहे हैं। तो देखो ये माइनस का Q2 है, ये Q1 है, तो इस कूलॉम्स लॉ में चार्ज का साइन पुट नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं, चार्ज का साइन नहीं पुट करते, तो जरा सुन लो कब नहीं पुट करते। अगर ये जो क्वांटिटी है यहां पर, फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर यहां जो क्वांटिटी है, अगर वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो तो हम चार्ज का साइन पुट नहीं करेंगे, तो चार्ज का साइन पुट नहीं करेंगे। अगर ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाली फोर्स क्वांटिटी, तो हम जब कूलॉम्स लॉ लगा रहे हैं यहां पे, तो चार्ज का साइन पुट नहीं करेंगे। तो Q2 और Q1 के बीच में फोर्स पूछ रहा है, Q2 पे फोर्स पूछ रहा है, Q1 लगा रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, लेकिन साइन पुट नहीं करेंगे। और माइनस के Q2 और Q1 के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन लिखेंगे यहां पे, माइनस के Q2 और Q1 के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन। तो लाइन जॉइनिंग कर लेंगे, और सेपरेशन कितनी है यहाँ पे, R, तो R का स्क्वायर कर देंगे। डायरेक्शन दिखाएंगे, तो ये तो फोर्स पूछा किस पर है, माइनस के Q2 पर, तो डायरेक्शन केवल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो केवल Q2 पे दिखाएंगे, और Q2 पे दिखाएंगे तो देखो ये Q1 Q2 को अटैक करेगा ना, तो अटैक कर रहा है ऐसे, और इस फोर्स की डायरेक्शन दिखाएंगे तो Q2 पर फोर्स लग रहा है, किस पर लग रहा है, Q2 पर, तो जिस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगे उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स की टेल आनी चाहिए। जैसे ये माइनस के Q2 है
और इस पर फोर्स लग रहा है, तो ये जो टेल आना चाहिए फोर्स की, ये डायरेक्शन दिखाई है आपने, तो इस जगह पर टेल आना चाहिए। समझ आपको? ठीक है, तो ये हमने डायरेक्शन दिखा दी। समझ में आया आपको? तो 2 पॉइंट नोट किए। लाइन जॉइनिंग के अलोंग डायरेक्शन दिखाते हैं हमेशा, Q1 Q2 को लाइन जॉइनिंग के अलोंग। अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन दिखा देंगे, रिपल्सन होता तो रिपल्सन दिखाते थे। साइन पुट नहीं करते हैं। डिस्टेंस दोनों, जो भी 2 चार्ज का हमने प्रोडक्ट किया है, उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं यहां, बहुत इजी पॉइंट बता रहा हूं, कोई टफ नहीं बता रहा। एक Q1 चार्ज है, ये यहां पे Q2 चार्ज है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसकी साइड A है। हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये फाइंड आउट करो। तो फोर्स किस पर पूछ रहा है? Q2 पर। कौन लगा रहा है? Q1। और डायग्राम ये दे रखा है, 2 ही चार्ज दे रखे हैं, तो हम फोर्स कूलम्स लॉ लगाएं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट कर लो, Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन आएगी यहां, उसका स्क्वायर। ऐसा नहीं कि हमेशा आर स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन इस डायग्राम में कितनी होनी चाहिए? तो Q1 Q2 को लाइन जॉइनिंग कर लो, तो ये शॉर्टेस्ट सेपरेशन हो गई Q1 Q2 की, ये शॉर्टेस्ट सेपरेशन का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो इसकी साइड A रखी है, स्क्वायर है, ये भी A तो ये भी A, तो पाइथागोरस से ये निकाल सकते हो आप। तो A और A का ये कितना आएगा? A√2 पाइथागोरस से भाई। ठीक है, तो A√2, तो ये A√2 का होल स्क्वायर ऐसे। तो यहां पर Q1 और Q2 के बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन का स्क्वायर करेंगे। हमेशा ध्यान रखो, जिन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट कर रहे हो उनके बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन, अगर वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ज्योमेट्री होगी कुछ ना कुछ उस डिस्टेंस को निकालने की, लिखेंगे Q1 Q2 के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन ही। दूसरा, डायरेक्शन दिखाना इंपॉर्टेंट है। किस पर फोर्स लग रहा है? Q2 पर। तो Q1 चार्ज Q2 को क्या करेगा? रिपेल। तो ये देखो, ये लाइन जॉइनिंग है, ये रही, इसके अलोंग होना चाहिए, और रिपेल कर रहा है इसीलिए ऐसे लाइन जॉइनिंग के अलोंग, लाइन जॉइनिंग के अलोंग इस चार्ज। और Q2 पे देखो इसकी टेल है, पॉजिटिव चार्ज। Q1 ने Q2 को क्या किया? रिपेल। फोर्स किस पर लग रहा है? Q2 पर, तो Q1 ने Q2 को रिपेल किया, लाइन जॉइनिंग के अलोंग, और रिपेल कर रहा है तो चलिए रिपेल कर दिया, टेल आएगा Q2 पर भी फोर्स का। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आए पहले आपको? ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं आप। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर वो सुनते हैं। पहले हम इजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं हम पहले, फिर टफ शुरू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन में लिखा है, इजी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम, कल करेंगे टफ वाले। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D इज F। 2 पॉइंट चार्ज, जो क्वेश्चन में कहता है ना, आपको क्वेश्चन जब करते हो तो जो क्वेश्चन कह रहा है पहले उसे कंप्लीट करिए। मतलब कॉपी में जो कह रहा है गिवन है उसको लिख लीजिए, फिर देखेंगे बाद में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट डिस्टेंस D इज F। देखो 2 पॉइंट चार्ज हैं, उनके मैग्नीट्यूड नहीं दे रखे, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, ये माइनस के Q2। सर एक Q1 एक माइनस के Q2, क्योंकि अट्रैक्शन कह रहा है। 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D, गिवन नहीं था, उसने चार्ज लेट कर लिया मैंने ऐसे। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? F। ठीक है, ये जितना फोर्स इस पर लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं ना, F फोर्स लगते हैं। ये केस 1 फर्स्ट। फॉर्मूला लगा लो आप, कूलम्स लॉ लगा लो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, साइन तो पुट नहीं करते, और D का स्क्वायर। Q1 और Q2 के बीच की सेपरेशन D है, और फोर्स लग रहा है इनके बीच में कितना? गिवन है D डिस्टेंस है, और फोर्स लग रहा है F, तो F ठीक कह रहा था। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। केस सेकंड क्या कह रहा है अब आपसे? What distance apart should they are kept in the same medium? तो यहाँ पे हमने मीडियम क्या माना है? एयर वैक्यूम। एयर वैक्यूम, तभी तो ये वाला फॉर्मूला बिल्ड होता है। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दे आर केप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट फोर्स बिटवीन देम F/3। तो देखो फोर्स पहले कितना था? F। अब फोर्स कितना हो गया? F/3। तो कितनी डिस्टेंस रख दें दोनों इन्हीं 2 चार्जों को कितनी दूरी पर रख दें, ये पूछ रहा है, जिससे फोर्स कितना लगे उनके बीच में? F/3 लगे। तो फोर्स घट गया बढ़ गया है? तो फोर्स घटा है, और फोर्स घटा है तो वो कब घटेगा? जब सेपरेशन क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? तो बढ़ेगी। तो कितनी डिस्टेंस
रख लें उसकी, ये पूछ रहा है। तो देखो ये Q1 हमने डिस्टेंस बढ़ा दी, है ना, डिस्टेंस बढ़ेगी तभी तो फोर्स घटेगा। तो ये माइनस के Q2 कितनी कर दें, ये पूछ रहा है नई डिस्टेंस, यही तो पूछ रहा है। मीडियम चेंज नहीं करें, वो पहले भी एयर माना था, अभी भी एयर मानने हैं। तो ये कितनी डिस्टेंस कर दें कि इनके बीच में जो फोर्स लगे ये F डैश कितना लगे F/3, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो अब फिर कूलम्ब्स लॉ लगा दो कि F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, साइन चेंज नहीं, साइन तो पुट नहीं करते। अब इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी कर दी है, D डैश, तो D डैश का स्क्वायर, D डैश का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये D डैश ही पूछ रहा है, और F डैश की वैल्यू कितनी रखी है, F/3। F डैश की वैल्यू रखी है F/3, तो रखी थी, F/3 लग रहा है, मैंने F डैश लेट कर लिया था उसे, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर D डैश का क्या, होल स्क्वायर। F की वैल्यू देखो ये दिख रहा है F, इस F की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दो, इस F की वैल्यू ये रही, और ये वहां पर पुट कर दो। पुट कर देंगे तो 1/3 तो है ही है, F की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर D स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर D डैश का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गए, सॉरी इससे ये कैंसिल हो गए, और Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया। तो ये इधर बचा 1/3D स्क्वायर, और इधर बचा 1/D डैश का स्क्वायर। इसका इसमें तो D डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 3D स्क्वायर, तो D डैश इज इक्वल टू √3D, ये तो आ गया। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल की जो बीच की सेपरेशन है वो कितनी हो जाएगी, √3D। समझ में आया आपको। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्लियर हुआ, इजी सा था, क्लियर है। तो ये सेपरेशन इतनी कर देंगे तो फोर्स F/3 रह जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख, देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं छोटा सा, फिर हम कल क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं कि एक चार्ज यहां रखा है 2 माइक्रोकूलम का, 2 माइक्रोकूलम, और यहां चार्ज रखा है 3 माइक्रोकूलम का, यहां पे एक और चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम, सारे प्लस के हैं। ठीक है, और इनके जो बीच की सेपरेशन है ये वाली, ये 2 मीटर है, और ये जो सेपरेशन है ये 3 मीटर है। और कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज +1 माइक्रोकूलम। ठीक है, इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज +1 माइक्रोकूलम। तो देखो इस पे किस पे चार्ज पर फोर्स पूछ रहा है, 1 माइक्रोकूलम पे पूछ रहा है। तो इस 1 माइक्रोकूलम के आसपास कितने चार्जेस प्लेस्ड हैं, तो 2। 1 पे तो फोर्स पूछ रहा है, देखो 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स पूछ रहा है। तो इस 1 माइक्रोकूलम जिस चार्ज पे फोर्स पूछे, तो 1 माइक्रोकूलम पे पूछ रहा है, जिस चार्ज पे फोर्स पूछे उसके आसपास कितने चार्जेस हैं, तो एक 2 माइक्रोकूलम है, एक 3 माइक्रोकूलम है। तो देखो कूलम्ब्स जो लॉ होता है वो 2 चार्ज के लिए लगता है, Q1 और Q2, और उनके बीच की सेपरेशन आप इस फोर्स में फॉर्मूला जब लगाते हैं तो इसमें 2 ही चार्ज आते हैं, 3 नहीं आते, लेकिन यहाँ पे तो 3 चार्ज है। तो हमें ये तो फोर्स किस पे पूछा, 1 माइक्रोकूलम पर। तो पहले आप इसको हटा दीजिए, सोचिए, हटाना नहीं है, बता रहा हूं, सोचने की कह रहा हूं। इस 2 माइक्रोकूलम और ये 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये 2 माइक्रोकूलम द्वारा 1 माइक्रोकूलम पर क्या लगा दो, फोर्स लगा दो। पहले 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम को रिपेल कर लेगा, फिर यहां पे कौन रखा है, 3 माइक्रोकूलम चार्ज और रखा है ना, फिर 3 इसको हटा दो, 3 वाला 1 माइक्रोकूलम पर फोर्स लगाएगा। भाई 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा, 3 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम को भी रिपेल करेगा। तो 1 माइक्रोकूलम पर पहले फोर्स निकाल लो 2 माइक्रोकूलम की वजह से, फिर 3 माइक्रोकूलम की वजह से निकाल लो 1 माइक्रोकूलम पर, और डायरेक्शन दिखा दो। तो कैसे करते हैं जरा समझें। अगर हम लिख रहे हैं लैंग्वेज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन, कैसे पूछ रहा है, 1 माइक्रोकूलम, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज +1 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम पे तो पूछ ही रहा है,
ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम पर पूछ रहा है 2 माइक्रोकूलम की, इसे निकाल दें तो F1 इज इक्वल टू F1 मान लो, कूलम्स लॉ लगाओ 1/4 चार्ज का प्रोडक्ट आता है ना, तो 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, तो 1 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लेंगे, और 2 × 10⁻6 माइक्रोकूलम में 10⁻6 कूलम होते हैं, नैनो कूलम में 10⁻9 कूलम, पीको कूलम में 10⁻12 कूलम, है ना, समझ में आया। और एक होता है मिली कूलम, ऐसे ही तो 10⁻3 कूलम, तो माइक्रो कूलम में 10⁻6 कूलम, तो चेंज कर लेंगे कूलम में, डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन का स्क्वायर, तो 2 और 1 के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन कितनी है 2 मीटर, तो 2 का क्या स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9, और ये हो गया 2 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया, इसका समय डिवाइड करते हैं तो 4.5 10⁻³ न्यूटन, ये F1 दिखा दिया। अब इसके बाद ऐसा नहीं कि आप F1 निकल आया आंसर हो गया, ये नेट फोर्स नहीं है, अभी तो 2 माइक्रोकूलम में 1 माइक्रोकूलम पर फोर्स लगाया है इतना, 3 भी तो लगाएगा 1 पर, और डायरेक्शन दिखाना जरूरी है इसकी F1 की, तो आप 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम देखो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम को क्या करेगा रिपेल, 2 1 को रिपेल करेगा, तो ऐसे F1 माना है तो F1 दिखा दिए, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस के 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम, सर 1 माइक्रोकूलम ही क्यों लिखा है, क्यों फोर्स 1 माइक्रोकूलम पे पूछ रहा है, 2 माइक्रोकूलम ने लगा दिया, अब 3 माइक्रोकूलम कितना लगाएगा वो चेक कर लेते हैं, तो F2 इज इक्वल टू, फिर लगा दो कूलम्स लॉ 1/4, इसकी वैल्यू 1 × 10⁻6, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लो 3 × 10⁻6 अपॉन इसके और इसके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, तो 1 और 3 के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन कितनी है 3, उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9, और ये 3 × 10⁻12 -6 डिवाइडेड बाई 9, 3 का स्क्वायर, 9 से 9 कट गया, तो फोर्स आया 3 × 10⁻³ न्यूटन F2, ठीक है। तो देखो ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, तो 3 माइक्रोकूलम 1 को क्या करेगा रिपेल, भाई 3 माइक्रोकूलम इधर खड़ा है, 1 ये खड़ा है, तो 3 कूलम 1 चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो इधर तरफ रिपेल करेगा, तो रिपेल कर रहा है, तो देखो ये रिपेल कर दिया, ये रहा F2। देखो इसमें किस वेक्टर का कौन सा फोर्स ज्यादा है, F1 या F2, तो F1 ज्यादा है, 4.5 है, और F2 3 है, तो इसमें F1 की लंबाई मैंने ज्यादा दिखाई है, F2 की लंबाई कम दिखाई है। किसी वेक्टर का लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, इसका मैग्नीट्यूड 4.5 10⁻³ न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻³ न्यूटन है, तो ये ज्यादा है इससे, इसीलिए बड़ा दिखाया। डायरेक्शन समझ में आई कैसे दिखाई, डायरेक्शन दिखाना पड़ेगी, यहां तक आया। अब नेट फोर्स निकालना है, तो देखो 1 कूलम पर ये फोर्स लगा सकता था, ये भी लगा सकता था, अब नेट फोर्स निकालना है, तो ये तो मैंने भी आपको 4 रूल पढ़ाई, सेम डायरेक्शन में हो तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, ऐड कर देते हैं, किसी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, और किसी एंगल से तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ डायरेक्शन कैसी है F1 F2 की अपोजिट है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो नेट फोर्स यहां लिख देते हैं, नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए कैसे लैंग्वेज लिखते हैं, नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज F इज इक्वल टू F1 - F2। सबट्रैक्ट क्यों किया, समझ में आया, नेट फोर्स निकालने के लिए डायरेक्शन अपोजिट हो तो सबट्रैक्ट कर देते हैं भाई, समझ में आया। रूल पे ध्यान दीजिए, 4 जो रूल थे वो देखो अब चेक कर रहे हैं, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी है 4.5 × 10⁻³ और इसकी वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻³ तो ये 1.5 10⁻³ न्यूटन, इतना। इस नेट फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, तो F1 जैसी होगी, F1 में से F2 को उठाया, F1 बड़ा है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन F1 जैसी, दैट मींस ये रही। और इस F की जो वैल्यू है वो F1 से कमी तो आ रही है, तो इसकी लंबाई छोटी दिखाई है मैंने इसीलिए, ठीक है। और
तो हम लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन 2 माइक्रोकूलम से अवे भी लिख सकते हो, 3 माइक्रोकूलम के टूवर्ड्स लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, ऐसे लिख सकते हो अवे फ्रॉम प्लस के 2 माइक्रोकूलम। ये भी लिख सकते थे और ये भी लिख सकते थे डायरेक्शन नेट फोर्स की टूवर्ड्स 3 माइक्रोकूलम चार्ज, 3 माइक्रोकूलम के टूवर्ड्स है और प्लस 2 माइक्रोकूलम से दूर की तरफ है। ठीक है, समझ में आया? ये नेट फोर्स की डायरेक्शन हो गई, मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डायरेक्शन निकाल दी। समझ में आया आपको? तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम। तो आपने क्या कंसेप्ट सीखा यहाँ पे नेट फोर्स निकालने का? किस पर फोर्स पूछ रहा है? देखो मैं एक पॉइंट बोल देता हूं, हमेशा कितने भी बड़ा क्वेश्चन हो नेट फोर्स पूछे उसका एक ही पॉइंट है कि किस पर फोर्स पूछ रहा है, तो 1 माइक्रोकूलम पर पूछ रहा है। ठीक है, उसके आसपास कितने चार्जेस हैं? तो यहाँ पे 2 ही हैं। तो इस एक बार कूलम्स लॉ का लगा के 2 माइक्रोकूलम की वजह से 1 माइक्रोकूलम पर फोर्स निकाल दो, फिर दोबारा से कूलम्स लॉ लगा के 3 माइक्रोकूलम की वजह से 1 माइक्रोकूलम पर फोर्स निकाल दो और दोनों फोर्सों की डायरेक्शन दिखा दो। डायरेक्शन दिखाने के बाद चेक कर लो कि उन फोर्सों की डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स निकालने के लिए ऐड कर दो। किसी एंगल से है तो फिर फॉर्मूला लगाओ, F = रूट के अंदर F1 F2 का F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो नेट फोर्स की डायरेक्शन के लिए। लेकिन ये ध्यान रखना नेट फोर्स की जो मैंने रूल्स पढ़ाए हैं उनको लगा दो, दैट मीन्स। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन थी तो नेट फोर्स निकालने के लिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। समझ में आया? यही प्रोसेस होता है नेट फोर्स फाइंड आउट करने का। कभी भी नेट फोर्स निकालो तो इस पॉइंट पर ध्यान रखो। खत्म हो गया। तो कल हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे इसके नेट फोर्स निकालने के। ठीक है, कल नेट फोर्स निकालने के क्वेश्चन करेंगे, 2 दिन लगेंगे, कल का और परसों का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आगे देखते हैं कल।